हेलो डियर स्टूडेंट, मैं उत्तम कुमार महर्षि स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। इसमें हमने शुरू किया है अभी 12th क्लास बायोलॉजी से संबंधित चैप्टर। तो उसमें हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में पहले चैप्टर के अंतर्गत हमने पढ़ा अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में हम पढ़ रहे थे कायिक जनन। कायिक जनन की विधियों के अंतर्गत हमने तने के द्वारा, पत्ती के द्वारा और पत्र प्रकलिका या बुलबिल के द्वारा जनन पढ़ लिया। उसमें अब शेष है जड़ के द्वारा कायिक जनन। आपको पता है हमने कायिक जनन को दो भागों में बांटा था, एक प्राकृतिक कायिक जनन और एक कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन के अंतर्गत ये विधियां थी जड़ के द्वारा, तने के द्वारा, पत्ती के द्वारा और बुलबिल के द्वारा। तो उसमें तीन तो हमने कर लिए। चौथा अपना है जड़ के द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। जड़ के द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। यदि जड़ों की चर्चा की जाए तो आप लोग जानते हैं कि जड़ें दो टाइप की होती हैं, मूसलामूल और दूसरी होती है अपस्थानिक मूल। यदि हम देखें कि ऐसे कौन से पौधे हैं जिनकी मूसलामूल जनन में भाग लेती है, तो वो है अपने पास नीम और शीशम। आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार कुछ छोटे बच्चे जिन्हें पेड़ पौधे लगाने का बड़ा शौक होता है, वो जब देखते हैं कि नीम के आसपास बहुत छोटे छोटे नीम के पौधे और उगे हुए हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको वहां से उखाड़कर अन्य जगह लगाने का प्रयास करते हैं। और जब वो उखाड़ने लगते हैं तो उनको पता चलता है कि इसकी जड़ें तो काफी गहरी हैं। वो वास्तव में ऐसा है कि जो जनक नीम उगा हुआ है, बड़ा नीम जो वहां पर उगा हुआ है, उसकी मूल से ही ये छोटे छोटे पौधे उत्पन्न हुए हैं। क्योंकि हम जानते हैं नीम या शीशम की जो मूसलामूल है उस पर प्रोपेग्यूल पाई जाती है और वो प्रोपेग्यूल वहीं पर प्राकृतिक रूप से ही अंकुरित होकर एक नए पादप का निर्माण करती है। तो नीम या शीशम, इसकी मूसलामूल जो होती है उसके द्वारा जनन संभव हो पाता है। दूसरा है अपस्थानिक मूल। अपस्थानिक मूल के अंतर्गत देखें तो शकरकंद, डहेलिया और एस्पेरेगस। कौन कौन से हैं? शकरकंद, डहेलिया और एस्पेरेगस। इनकी अपस्थानिक मूल जो है वो भी जनन में भाग लेती हैं। तो ये था मूसलामूल और अपस्थानिक मूलों के द्वारा जनन। तीसरे प्रकार की जो मूल होती है झकड़ा मूल, या जिसे अपने कहते हैं रेशेदार मूल, वो जनन में भाग नहीं लेती है। ठीक है, तो यहां पर हमने पढ़ लिया है प्राकृतिक कायिक जनन। अब हम शुरू करने जा रहे हैं कृत्रिम कायिक जनन। तो यदि कृत्रिम कायिक जनन की चर्चा करें, टॉपिक है हमारा कृत्रिम कायिक जनन। है तो ये कायिक जनन ही, कायिक जनन है, इसका मतलब इसकी जड़, तना, पत्ती के द्वारा ही क्या होगा, जनन का कार्य होगा। पौधे के जो कायिक भाग हैं वही जनन में भाग लेंगे, परंतु यहां पर जनन जो करवाएगा वो कौन होगा? मानव। मानव की मर्जी से जनन होगा। कितने संतति पौधे बढ़ने चाहिए, कैसे बढ़ने चाहिए, इसमें सारा हस्तक्षेप किसका होता है? मानव का। इसलिए इसको बोला जाता है कृत्रिम कायिक जनन। यदि हम देखें इसकी विधियां, तो कृत्रिम कायिक जनन की कौन कौन सी विधियां हो सकती हैं? पहली विधि है कर्तन, जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में कटिंग। दूसरी विधि है दाब लगाना, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है लेयरिंग। दाब लगाने को क्या कहते हैं?
लेयरिंग। और तीसरी जो प्रमुख विधि होगी हमारे लिए वो होगी रोपण। रोपण का मतलब जो कलम रोपित की जाती है, आपने देखा होगा, उसकी चर्चा हम आगे चलकर करेंगे। तो कृत्रिम कायिक जनन की 3 प्रमुख विधियां हैं, कौन कौन सी? कर्तन, दाब लगाना और तीसरी है रोपण। तो यहां पर यदि हम देखें सबसे पहले कर्तन, तो कर्तन का मतलब है काटना। कर्तन जो छोटे छोटे टुकड़े काटे जाते हैं उनको बोला जाता है कर्तन, यानी कटिंग। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार आपने को मान लीजिए गन्ना लगाना है, तो गन्ना लगाने तो गन्ने के हम क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं और फिर उन टुकड़ों को अलग जगह पर रोपित कर देते हैं। तो कटे हुए टुकड़े जो हैं उनको बोला जाता है कर्तन या कटिंग, जिसको अपनी आम भाषा में अपने कलम भी बोल देते हैं। इसी प्रकार आपने गुलाब भी लगाया होगा, तो गुलाब की आप शाखा को काटकर किसी दूसरी जगह पर लगा देते हैं, तो वो हो जाती है एक कृत्रिम कायिक जनन की विधि। यानी ये कर्तन की जो विधि है ये ठीक उसी प्रकार से जैसे हम प्राकृतिक कायिक जनन पढ़ रहे थे, लेकिन यहां पर हस्तक्षेप कौन कर रहा है? मानव। इसलिए इसको बोल दिया जाता है कृत्रिम कायिक जनन। तो कृत्रिम कायिक जनन हम तने के द्वारा भी करवा सकते हैं। कर्तन किस किस की हो सकती है? तने की हो सकती है। कर्तन जड़ की भी हो सकती है। ज्यादातर जो कर्तन ली जाती है वो या तो तने से ली जाती हैं या वो जड़ों से ली जाती हैं। और चूंकि मानव यहां पर ये काम करवा रहा है जनन का, तो मानव क्यों करवाएगा ये काम? क्योंकि उसे आर्थिक महत्व इसमें दिखाई दे रहा है। मानव अपने आर्थिक लाभ को प्राप्त करने के लिए ये विधि अपनाता है, ताकि बहुत कम समय में आर्थिक लाभ वाले पौधों को काफी ज्यादा मात्रा में लगाया जा सके। तो कर्तन किस किस की हो सकती है? तने की। तने की यदि कर्तन की चर्चा करें तो गन्ना, गुलाब, इसी प्रकार हो सकता है इसमें बोगनविलिया। तो ये कुछ पौधे हैं जिनके तने की हम कर्तन काटकर, कटिंग काटकर उससे नए संतति पादप प्राप्त कर सकते हैं। और यहां पर यदि जड़ों की चर्चा की जाए तो नींबू, सेब, चेरी, अमरूद, ये कुछ ऐसे पौधे हैं जिनकी जड़ों की आप कर्तन लेकर, जड़ों की कटिंग लेकर, जड़ों के टुकड़े लेकर आप इनसे नए संतति पादप प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पर कटिंग का टॉपिक अपना पूरा हुआ। आपको केवल एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं और ज्यादा इसमें कुछ ध्यान नहीं रखना। कर्तन नाम से पता चल रहा है, कटिंग यानी छोटे छोटे टुकड़े, किसी पौधे के हम छोटे छोटे टुकड़े काटकर उनसे संतति पौधे प्राप्त करें तो वो कृत्रिम कायिक जनन के अंतर्गत आएगा। तो तना, तने के अंदर गन्ना, गुलाब, बोगनविलिया। जड़ के अंदर, जड़ ऐसे कौन से पौधे हैं जिनकी जड़ों के आप कर्तन ले सकते हो? तो नींबू, सेब, चेरी और अमरूद। एग्जाम्पल आप ज्यादातर ध्यान रखोगे। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि हम जिसकी भी कर्तन लेते हैं उसमें कम से कम कर्तन के अंदर एक परौषधि अवश्य आनी चाहिए। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो गन्ना और गुलाब। ये एग्जाम्पल आपने प्राकृतिक कायिक जनन के अंतर्गत भी देखे थे, जिसमें वायवीय तने के द्वारा अपन ने जनन करवाया था। तो वहां पर वो प्राकृतिक रूप से हो रहा था, अपने आप हो रहा था। लेकिन यदि हम अपनी मर्जी से इसको काट कर लगाएं तो वो कृत्रिम कायिक जनन के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन यदि अपने आप हो उससे, जैसे कोई गन्ना है, गिर गया जमीन के अंदर और गिरे हुए गन्ने से उसकी परसंधियों से नए पौधे उत्पन्न हो गए, तो वो प्राकृतिक कायिक जनन है। लेकिन अपनी मर्जी से, हार्मोनों की सहायता से, किसी उर्वरक या उपचार की सहायता से यदि हम पौधे प्राप्त करते हैं तो वो किसमें आएगा? कृत्रिम कायिक जनन के अंतर्गत आएगा। इसके पश्चात अपने दूसरी विधि शुरू करने जा रहे हैं। ये पहली विधि होगी कृत्रिम कायिक जनन की, कर्तन, जिसमें तने की कर्तन और मूल की कर्तन अपन ने ली है। दूसरे प्रकार का है दाब लगाना। दाब लगाने को अंग्रेजी में कहते हैं लेयरिंग। दाब लगाना या लेयरिंग। तो दाब लगाने या लेयरिंग में क्या किया जाता है? इसमें किसी पौधे की शाखा को बिना पादप से अलग किए पहले उस शाखा में जड़ें उत्पन्न की जाती हैं, और जब जड़ें उत्पन्न हो जाती हैं तब उस शाखा को काटकर किसी अलग जगह पर लगाया जाता है। उसको बोलते हैं अपने लेयरिंग। ये लेयरिंग फिर से दो प्रकार की हो सकती है।
पहले प्रकार की लेयरिंग है टीला दाब विधि, जिसको बोलते हैं माउंड लेयरिंग। माउंड लेयरिंग, दाब लगाने में पहली विधि कौन सी है? टीला दाब विधि, जिसको अपने अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? माउंड लेयरिंग। और दूसरे प्रकार की जो विधि होती है वो होती है वायु दाब विधि। और इस वायु दाब विधि को अंग्रेजी में कहा जाता है गुट्टी लगाना। गुट्टी लगाना। हम सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं टीला दाब विधि। यदि हम देखें टीला दाब विधि, ये बीच बीच में मेरे को वीडियो चेक करना पड़ता है कि वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा, क्योंकि कल ऐसा हुआ था कि मैंने काफी लंबा वीडियो बना लिया और वीडियो स्टार्ट ही नहीं हुआ, बीच में हैंग हो गया फोन, तो मेरे को चेक करना पड़ता है बार बार। तो टीला दाब विधि, यदि अपने देखें टीला दाब विधि के अंतर्गत, तो ये सिस्टम क्या है इसके अंतर्गत? ये मान लो पौधा एक, ठीक है, ये इस पौधे की शाखा है। ये कोई भी एक पौधा है जिसकी ये क्या है? शाखा। हम क्या करेंगे? इसकी शाखा को ऐसे पकड़कर झुकाएंगे और झुकाकर जमीन में दबा देंगे। ये मान लो जमीन है, ठीक है, भूमि होगी। हम क्या करेंगे? इसकी शाखा को यहां से पकड़ेंगे और पकड़कर खींचकर इसके अंदर दबा देंगे। कैसे? ऐसे, ऐसे यहां पर हमने दबा दिया, ऐसे शाखा को पकड़ा और खींचकर नीचे की ओर झुकाते हुए इसको मिट्टी के अंदर दबा देंगे। यहां से दबा दिया, ये रही शाखा जिसको हमने दबाया है। अब आगे का जो हिस्सा स्वतंत्र रह गया, उसकी खास बात क्या होनी चाहिए कि जो हिस्सा स्वतंत्र है उस पर कम से कम कुछ पत्तियां जरूर लगी होनी चाहिए, कुछ पर्रोह भाग उसमें जरूर होना चाहिए। और इस ऊपर वाले जो स्वतंत्र भाग है वो वापस जमीन पर नहीं गिर जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके पास में एक स्टैंड लगाते हैं, कोई डंडा या कुछ भी लगा देते हैं स्टैंड, और उस स्टैंड की सहायता से इस ऊपर वाले भाग को, स्वतंत्र भाग को बांधकर सीधा रखने का प्रयास किया जाता है। ये हिस्सा जमीन में दबा हुआ है, जमीन के बाद का आगे का जो पर्रोह भाग है उसको हमने किसी आधार की सहायता से, किसी स्टैंड की सहायता से बांध दिया ताकि वो सीधा खड़ा रहे। आगे से, पीछे से जमीन में दबा हुआ है और आगे से ये सीधा खड़ा हुआ है। जो हिस्सा जमीन में दबा हुआ है, ध्यान रखें, कम से कम 1 या 2 परसंधियां अवश्य इसके अंदर दबनी चाहिए, क्योंकि अपने को पता है जड़ें कहां से निकलेंगी? परसंधियों से ही निकलेंगी। और जो हिस्सा दबाया हुआ है उस हिस्से को हम कुछ दिनों तक लगातार नम बनाए रखेंगे, गीला बनाए रखेंगे उस मिट्टी को जहां से वो शाखा दबी हुई है। उसमें कुछ खाद वगैरह डाल देंगे, हार्मोन डाल देंगे, ताकि जड़ों का प्रस्फुटन शीघ्रता से हो सके। अब कुछ दिनों में क्या होगा? इसके नीचे से जड़ें उत्पन्न हो जाएंगी। हमने क्या कहा था दाब लगाने वाले के विधि के अंतर्गत? दाब लगाना या लेयरिंग का मतलब होता है पौधे की शाखा को बिना पौधे से अलग किए पहले उससे जड़ें उत्पन्न की जाती है। पौधे के लगे लगे हम क्या कर रहे हैं? जड़ें उत्पन्न। यहां पर आप देख लो, इस शाखा को हमने काटा नहीं है, हमने पौधे के लगे हुए ही इसके अंदर क्या कर लिया है? शाखा उत्पन्न कर ली, वो जड़ें उत्पन्न कर ली है। अब जब जड़ें उत्पन्न हो जाएंगी तब हम क्या करेंगे? इस शाखा को यहां से काट लेंगे। अब देख लो, अब ऊपर पर रो भाग आ गया, नीचे क्या आ गई? जड़ें आ गई। अब इसको यहां से आप कहीं पर अपनी मनमर्जी की जगह पर ले जाकर लगा दो। ये विधि किसके अंतर्गत आएगी? टीला दाब विधि के अंतर्गत आएगी। अब आपको यहां पर यह बात पता चल गई होगी कि टीला दाब विधि जो है वो केवल उन्हीं पौधों में करवाई जा सकती है जिनकी शाखाएं लंबी और लचीली हो, उन्हीं के अंदर करवाई जा सकती है। एग्जाम्पल की बात यदि की जाए तो एग्जाम्पल हमारे पास है चमेली और मोगरा। 2 एग्जाम्पल अपने पास है, चमेली और मोगरा। इसके अंतर्गत
इनसे जनन करवाने के लिए, कृत्रिम कायिक जनन करवाने के लिए टीला दाब विधि काम में ली जाती है। तो ये समाप्त हुई अपनी टीला दाब विधि। दाब विधि दो टाइप की थी, टीला दाब विधि और दूसरी कौन सी है, वायु दाब विधि। दूसरी कौन सी रहेगी दाब विधि के अंतर्गत, वायु दाब विधि। वायु दाब विधि का दूसरा नाम क्या है, गुट्टी लगाना, गुट्टी लगाना। इसमें क्या किया जाता है, इनमें उन पौधों को कृत्रिम कायिक जनन में काम में लिया जाता है जिनकी शाखाएं कठोर होती हैं, जिनको झुकाया नहीं जा सकता, जिनमें टीला दाब विधि काम में नहीं ली जा सकती, उनमें इनको काम में लिया जाता है। जैसे मान लो ये आपका पौधा है कोई, ये इस पौधे की कोई शाखा है जो काफी कठोर है, इसको झुकाया नहीं जा सकता। यदि हमें इससे नई संतति प्राप्त करनी तो कैसे करेंगे, सबसे पहले अपने क्या करेंगे, इसके कुछ हिस्से की पत्तियों को तोड़कर जो शाखा है उसको छील लिया जाएगा। कोई ब्रांच है, शाखा है, उस शाखा की पत्तियों को तोड़ दिया, साफ साफ हिस्सा निकाल लिया, फिर उसकी छाल को हटा देंगे, छील देंगे उसको, यानी शाखा के मृत भागों को हटा दिया जाएगा, छाल वगैरह को हटा दिया जाएगा। क्यों किया जाता है ऐसा, ताकि जड़ों का प्रस्फुटन शीघ्रता से हो सके। यदि छाल लगी रहेगी तो जड़ें काफी मुश्किल से निकलेंगी, हो सकता है निकले भी नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं, शाखा के कुछ हिस्से को, जहां से अपने को जड़ें निकालनी है वहां से शाखा की छाल को छील दिया जाएगा। छीलकर इसके चारों तरफ एक मिट्टी युक्त बोरी बांध दी जाती है। यहां से हमने छीला इस शाखा को, अब क्या करेंगे, एक बोरी में मिट्टी लेकर, बोरी के टुकड़े के अंदर मिट्टी लेकर, खाद लेकर, उर्वरक लेकर उस छीले हुए हिस्से के चारों तरफ उसको लपेट देंगे। ठीक है, जैसे हमने यहां पर किया, शाखा का ये हिस्सा हमने छील दिया था, छील दिया, यहां से अपने को जड़ें उत्पन्न करनी है, यहां से अपने को क्या करनी है, जड़ें उत्पन्न करनी है। तो हम क्या करेंगे, कुछ मिट्टी, गोबर, खाद, उर्वरक कुछ भी लेकर, जिससे जड़ें आसानी से उत्पन्न हो, उसको लेकर इस शाखा के चारों तरफ लपेटेंगे और बोरी को बांध देंगे धागे की सहायता। यहां से धागे की सहायता से बोरी को बांध दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसकी कोई ऊपर जो शाखा है उसके ऊपर एक मटका लटका देंगे, मटके के अंदर छेद कर देंगे ताकि बूंद बूंद पानी इसके ऊपर टपकता रहे। आपने देखा होगा शिवालय के अंदर आप जाते हो, शिवलिंग के ऊपर एक कलश रखा होता है जिसके अंदर से बूंद बूंद पानी शिवलिंग के ऊपर टपकता रहता है। ठीक उसी प्रकार से हम ऊपर वाली शाखा पर एक मटका बांधेंगे जिसमें एक छेद किया होता है और उस छेद से बूंद बूंद पानी इस जो शाखा है जहां से हम जड़ें निकालना चाहते हैं, जिसके चारों तरफ हमने बोरी लपेट रखी है, उस पर टपकता रहेगा। अब लगातार ये नम बनी रहेगी, गीली बनी रहेगी, खाद उर्वरक इसके चारों तरफ लपेटे हुए हैं। तो क्या होगा, कुछ ही दिनों में, लगभग 4 से 8 सप्ताह में, 4 से 8 सप्ताह पश्चात अपने क्या देखते हैं कि इसके अंदर से कुछ जड़ें उत्पन्न हो गई हैं। जब जड़ें उत्पन्न हो जाती हैं तब हम इसको काट कर आगे बढ़ रहे हैं, नीचे जड़ हो गई, यानी एक छोटा सा पौधा हो गया ना। अब आप इसको अलग जगह पर स्थापित कर सकते हो। ठीक है, तो ये विधि कहलाती है वायु दाब विधि। और जो हमने यहां पर ये सिस्टम तैयार किया है, शाखा को छीला है, उसके चारों तरफ उर्वरक युक्त, गोबर युक्त बोरी लपेटी है, उस भाग को कहा जाता है गुट्टी। और ये विधि क्या कहलाएगी, वायु दाब विधि या गुट्टी लगाना। वायु दाब विधि क्यों कहा, इससे पता चला क्योंकि हमने दाब जो लगाया है, जहां से जड़ें उत्पन्न की हैं, जो दाब लगाया है, जहां पर गुट्टी बांधी है, वो शाखा वायु के अंदर है, वायु में हो रहा है, जमीन के अंदर नहीं हो रहा है काम, इसलिए इसको बोला हमने वायु दाब विधि। और उसके अंदर हमने क्या किया था, पहले वाली विधि के अंदर हमने शाखा को झुकाकर जमीन के अंदर दबा दिया था, इसलिए उसको हमने कहा था टीला दाब विधि। तो दाब विधि दो प्रकार की हो गई, कौन कौन सी, टीला दाब विधि और वायु दाब विधि। टीला दाब विधि को अपने कहते हैं माउंट लेयरिंग और वायु दाब विधि को कहते हैं गुट्टी लगाना। कृत्रिम कायिक जनन की दो विधियां होगी, कौन कौन सी दो विधियां होगी, कटिंग
और दाब लगाना। तीसरी विधि है रोपण। कृत्रिम कायिक जनन की तीसरी विधि अपने पास क्या है? रोपण। नाम से स्पष्ट हो रहा है हम रोपेंगे किसी को। यह विधि है क्या? रोपण किसको कहते हैं? ऐसी विधि जिसके अंदर किन्हीं दो पौधों को परस्पर जोड़कर उससे एक नया संतति पौधा तैयार किया जाता है, तो वो विधि क्या कहलाती है? कृत्रिम कायिक जनन की रोपण। दोबारा सुन लो, ऐसी विधि जिसके अंतर्गत किन्हीं दो पादपों को परस्पर जोड़कर, जैसे एक ये पौधा हो गया, एक ये पौधा हो गया, इन दोनों को आपस में से जोड़ देंगे तो तीसरा जो संतति पौधा तैयार होगा उसको हम बोलेंगे एक नया पौधा, एक संतति पौधा। और ये विधि क्या कहलाएगी? रोपण कहलाएगी। यानी रोपण में किन्हीं दो पौधों को जोड़कर एक नया पौधा तैयार किया जाता है। अब आपको यहां पर दो शब्द समझ लेने हैं। एक शब्द है कलम और दूसरा शब्द है स्कंध। दोनों शब्द ध्यान से देख लीजिए, कलम और स्कंध। कलम क्या होती है? किसी श्रेष्ठ पौधे की शाखा, किसी श्रेष्ठ पौधे की शाखा क्या कहलाएगी? कलम कहलाएगी। जबकि स्कंध क्या कहलाएगा? किसी निम्न गुण वाला आधार, किसी निम्न गुण वाले पौधे का आधार स्कंध कहलाएगा। जैसे दो पौधों को जोड़ना है तो जोड़ने वाले में एक पौधा नीचे रहेगा, ये मान लो ए पौधा है, ये नीचे है, ऊपर से हमने इसको काट दिया और इस कटे हुए भाग के ऊपर हमने किसी दूसरे पौधे की शाखा को फिट कर दिया। क्या किया हमने? नीचे एक पौधा लगाया, कोई पौधा था, मान लो ये कोई पौधा है, हम क्या करेंगे? इसको ऊपर से काट देंगे। काट दिया, ये अपने पास क्या बच गया? आधार बच गया। ऐसा फिर क्या करेंगे? किसी श्रेष्ठ गुण वाले पौधे की शाखा को लेकर इसके ऊपर फिट कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ दिया, जोड़ दिया इस प्रकार से। तो जुड़ा हुआ भाग जो है, जो श्रेष्ठ पौधे की किस्म आपने ऊपर जोड़ी है, शाखा जो जोड़ी है, वो तो होती है कलम, और जो आधार होता है नीचे का वो होता है स्कंध। यानी किन्हीं दो पौधों को जो हम जोड़ रहे हैं उसमें स्कंद जो होगा वो होगा निम्न गुण वाला, और जो कलम होगी वो होगी श्रेष्ठ गुण वाली। कलम हमेशा ऊपर लगेगी, आधार हमेशा किसका होगा? स्कंद का होगा। आधार हमेशा किसका होगा? स्कंद का। कलम श्रेष्ठ, और कहां रहेगी? ऊपर। निम्न गुण वाली कौन होगी? आधार होगी। अब आपसे पूछ लिया जाए, इस प्रकार रोपण से जो नया पौधा तैयार होगा तो भविष्य में हमें चलकर जो नया पौधा बनेगा उसमें किसके गुण ज्यादा प्रभावशाली होंगे, या हमें किसके गुणों वाला पौधा प्राप्त होगा? तो हमें पौधा प्राप्त होगा कलम के गुणों वाला। पौधा तो प्राप्त होगा, यानी उत्पाद अपने को प्राप्त होंगे, जिसकी आपने कलम लगाई उसके उत्पाद प्राप्त होंगे। मृदा से पोषण लेने का, प्रतिरोधक क्षमता का, किसी भूमि में स्थायी रहने का जो काम करेगा, यानी जो ताकतवर वाली चीज होंगी, किसी मृदा में स्थायी होना, सूखे को सहन करना, रोगों से लड़ना, कीटों से लड़ना, वो सारा काम किसका होगा? स्कंद का होगा, निम्न गुण वाले का होगा। जबकि उत्पाद देने का जो काम होगा वो किसका होगा? कलम का होगा। तो हम क्या करते हैं रोपण विधि के अंदर? किसी स्कंद में कलम को रोपित किया जाता है। आप यदि ये विधि अपने आंखों से देखना चाहते हो तो आप किसी नर्सरी के अंदर चले जाइए और नर्सरी के अंदर जाकर कहिए हमें एक आम का बढ़िया पौधा चाहिए। आप क्या देखोगे? आम का जो पौधा आपको दिखाएगा वो, और कहेगा कि इसमें 1 साल में ही आम लग जाएंगे। तो उस पौधे के अंदर आप जाकर देखोगे तो नीचे एक अलग पौधा, अलग आपको भाग दिखाई देगा, और उसके ऊपर आपको एक जॉइंट से अलग भाग दिखाई देगा, और यहां पर कुछ चीज बांधी हुई होगी। आपको लगेगा कि यहां पर 2 पौधों को जोड़ा गया है, जिसको अपनी भाषा में कहेंगे पेम चढ़ाई है। क्या कहो अपनी भाषा में? कहेंगे पेम चढ़ाई। पेम चढ़ाने का मतलब रोपित किया गया है। ठीक है, तो एक नीचे
वाला भाग क्या कहलाएगा? स्कंद। और उसके ऊपर जो जोड़ा गया है वो क्या कहलाएगी? कलम। तो इस प्रकार से कलम को किसी स्कंद पर क्या किया जाता है? रोपित किया जाता है। इसीलिए इस विधि को, कृत्रिम कायिक जनन की इस विधि को हम कहते हैं रोपण। अब यहां पर कृत्रिम कायिक जनन जो है उससे संततियां तीव्रता से तो प्राप्त नहीं होती, लेकिन श्रेष्ठ संततियां अवश्य प्राप्त की जाती हैं। ये संख्या बढ़ाने के लिए नहीं है, ये उत्पाद को बढ़ाने के लिए विधि काम में ली जाती है। अब रोपण की कुछ अलग अलग विधियां हैं, उन रोपण की विधियों को हम यहां पर देखने जा रहे हैं। सबसे पहले रोपण की जो विधि है, उस रोपण की विधि के अंतर्गत हम ले रहे हैं व्हीप रोपण। रोपण को अंग्रेजी में कहा जाता है ग्राफ्टिंग। रोपण को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? ग्राफ्टिंग। ध्यान रखिएगा, कलम को स्कंद पर रोपित करना क्या कहलाता है? ग्राफ्टिंग कहलाता है। और पहले प्रकार की जो ग्राफ्टिंग की जाती है वो कौन सी ग्राफ्टिंग है? व्हीप ग्राफ्टिंग। व्हीप ग्राफ्टिंग को हम जीवहा रोपण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? जीवहा रोपण। जीवा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? टंग। तो आप कह सकते हैं इसको टंग ग्राफ्टिंग। अगर इसका एक दूसरा नाम और क्या हो गया? टंग ग्राफ्टिंग। टंग ग्राफ्टिंग। तो आप इसको व्हीप रोपण कह दो, व्हीप रोपण, जीवा रोपण, या इसको कह दो आप टंग ग्राफ्टिंग। तो इसी को टंग ग्राफ्टिंग या जीवा रोपण क्यों कहा जाता है, ये आप देख लीजिए क्या होता है इसके अंतर्गत। सबसे पहले ये मान लो स्कंद है और ये मान लो कलम है। ये कलम रह हो गई, ये कौन हो गया? स्कंद हो गया। जीवा रोपण की जो खास खास बातें हैं वो क्या है? हम पढ़ रहे हैं जीवा रोपण, तो क्या क्या खास बातें? सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जीवा रोपण या टंग ग्राफ्टिंग में स्कंद और कलम का व्यास समान होता है। स्कंद और कलम का व्यास समान होगा। अब यहां पर हम क्या करेंगे? इसकी एक बढ़िया तरीके से कटिंग करेंगे, और कटिंग भी इस प्रकार से करेंगे कि इसके अंदर क्या बन जाए? एक जीवा टाइप से स्ट्रक्चर बन जाए। इस प्रकार से इसके ऊपर से कटिंग कर देंगे। अब ये जीवा हो जाएगी एक तरह से, जैसे जीभ होती है ना, उस इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से हो जाएगी। अब ये हमने स्कंद पर इस प्रकार से कटिंग की है कि यहां पर क्या बन जाए? एक जीवा बन जाए। यहां ये क्या बन गया? एक जीवा। इस पर वी आकार का कट लगाया हमने। कट देखो, कट किस टाइप का है? यहां पर वी आकार का। लेकिन वी आकार का कट इस प्रकार से लगाया है कि इसमें क्या बन जाए? जीवा बन जाए। स्कंद में वी आकार का कट लगेगा ताकि क्या बन जाए? जीवा। अब इसके पूरक काट हम किस में काटेंगे? कलम में काटेंगे, ताकि वो इसके अंदर फिट हो जाए। कैसे कटेगी इसके अंदर कटिंग? इस प्रकार से रहेगी कटिंग। किस प्रकार से रहेगी कलम की? इस प्रकार से। यानी स्कंद पर जो कट लगाए उसका पूरक कट आप किस पर लगाओगे? कलम पर लगाओगे उसका पूरक कट। देख लीजिए। अब इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर फिट किया जाएगा। ऊपर फिट करोगे तो कैसी स्ट्रक्चर आएगी? अब ये देखो, ये जीभ जैसी स्ट्रक्चर है ना, ये जीभ जैसी स्ट्रक्चर है, ये किसके अंदर फंस जाएगी? इसके अंदर। ठीक है, और करके देखो इसको कैसे फिट होगी ऊपर। ये ऊपर हम क्या कर रहे हैं? कलम रोपित कर रहे हैं। ये हिस्सा कहां आ गया इसका? यहां पर आ जाएगा। इसको मैं डॉट 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 से दिखाता हूं। अंतर स्पष्ट करने के लिए डॉट और मैंने ये लाइनिंग बनाई है। ये देख लो, इस प्रकार से फिट कर दिया। यानी स्कंद के ऊपर हमने किसको फिट कर दिया? कलम को। और फिर इसको रस्सी की सहायता से कसकर बांध देंगे।
और कुछ दिनों पश्चात आप क्या देखोगे कि ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, यानी एक कम गुणों वाले स्कंद से श्रेष्ठ गुण वाला कलम जुड़ चुका है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों किया जाता है? तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, मान लो अपने पास 10 तो हैं कम गुणों वाले पौधे और एक है अपने पास श्रेष्ठ गुण वाला पौधा। श्रेष्ठ गुण वाला एक, निम्न गुण वाले कितने? 10। अब हम क्या करेंगे, 10 निम्न गुण वाले पौधों के स्कंद तैयार कर देंगे, उनको ऊपर से काट देंगे, नीचे आधार बच जाएगा जिसको अपने बोलेंगे स्कंद। अब जो श्रेष्ठ गुण वाला एक पौधा है उसकी छोटी छोटी शाखाएं लेकर उन शाखाओं को इन 10 स्कंद पर जोड़ देंगे, तो अपने पास 10 श्रेष्ठ संततियां नहीं बन गई क्या? पहले 10 अपने पास निम्न गुण वाले थे, उन पर हमने क्या किया, एक श्रेष्ठ पौधे की शाखाओं को, उनकी कलम को उनके ऊपर जोड़ दिया, तो अपने पास 10 नई श्रेष्ठ संततियां आ जाएंगी इस प्रकार से। ठीक है। अब चूंकि यहां पर जीवा टाइप की स्ट्रक्चर बनी थी, वी आकार का कट लगाने से कैसी स्ट्रक्चर बनी थी? जीवा टाइप की स्ट्रक्चर बनी थी, इसलिए इसको बोला जाता है जीवारोपण यानी टंग ग्राफ्टिंग। ठीक है, बिल्कुल सिंपल मेथड है, कोई इसमें ज्यादा इसको हवा बनाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले दोबारा देख लो इसको, स्कंद में इस प्रकार से कट लगाएंगे वी आकार का। कट किस टाइप का होगा? वी आकार का। इस प्रकार से कट लगाएंगे कि किसका निर्माण हो? एक जिह्वा का निर्माण हो, और उसके पूरे काट किस पर काटेंगे? कलम पर, और फिर दोनों को आपस में जोड़कर रस्से की सहायता से बांध देंगे। तो ये हो गई जिह्वा यानी टंग ग्राफ्टिंग। जो ग्राफ्टिंग की दूसरी विधि है वो है वेज ग्राफ्टिंग। वेज ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग को कहा जाता है फत्सर रोपण। वेज ग्राफ्टिंग को क्या कहा जाता है? फत्सर रोपण। ठीक है, फत्सर आपने देखा होगा, फत्सर क्या चीज होती है? जो आगे से तीखी हो, पीछे से चौड़ी हो, ऐसी चीज को कहा जाता है फत्सर। आप अपने घरों में काम में लिए जाने वाले हल, कस्सी या कोई और फावड़ा वगैरह है, उसके अंदर उसको टाइट कुल्हाड़ी है, उस कुल्हाड़ी को टाइट करने के लिए आप क्या करते हो? डंडे के पास में एक और तीखी लकड़ी फंसा देते हो। तो जो आप तीखी लकड़ी फंसा रहे हो उसको क्या बोलते हैं? फत्सर बोलते हैं, यानी वेज, उसको बोलते हैं वेज या फत्सर। तो वेज या फत्सर इनकी स्ट्रक्चर के आधार पर आप जो कट लगाओगे उसके आधार पर जो स्ट्रक्चर बनेगी उसी टाइप का क्या है? रोपण है। यानी आपने जब वी आकार का कट लगाया और स्ट्रक्चर बनी एक जिह्वा प्रकार की, आपने उसको क्या कह दिया था? टंग ग्राफ्टिंग कह दिया था। अब आप कट लगा रहे हो और स्ट्रक्चर कैसी बनेगी? फत्सर टाइप की। देखिए क्या करते हैं, ये एक आधार लेते हैं। वेज ग्राफ्टिंग में भी ध्यान रखेंगे समान व्यास होगा। वेज ग्राफ्टिंग में भी आकार कैसा होगा? व्यास कैसा होगा? इन दोनों का समान। स्कंद और कलम का व्यास क्या होना चाहिए? वेज ग्राफ्टिंग और टंग ग्राफ्टिंग में समान होना चाहिए। इस स्कंद में हम क्या करेंगे? यह स्कंद है भाई, स्कंद यानी निम्न गुण वाला आधार्य पादप। इसके अंदर अपने क्या करेंगे? ये मान लो ऐसे कटा है, इसके अंदर इस प्रकार से कटिंग करेंगे, वी आकार का कट। कट उसमें भी कैसा लगाया? टंग ग्राफ्टिंग में वी आकार का, और इसमें भी कट कैसा लगा रहे हो? वी आकार का। लेकिन यहां पर देखो ऐसे गड्ढा बना दिया हमने, तो आपको कलम कैसी काटनी होगी? कलम इस प्रकार की ले होगे कि नहीं ले होगे? ये कलम होगी, और ध्यान रखें कलम पर कलिकाएं होनी चाहिए, पत्तियां वगैरह लगी होनी चाहिए। ये तो कोई बताने वाली बात है ही नहीं। कलम आप वही लोगे जिसके ऊपर पत्तियां होंगी, पर्रो भाग होगा, ताकि वो जल्दी से विकसित हो सके। अब इस पर ये देखो, ये स्ट्रक्चर कैसी है? ये स्ट्रक्चर है फत्सर, वेज है कि नहीं? ये कैसे स्ट्रक्चर है? फत्सर टाइप के। तो इसको हम क्या करेंगे? इसके अंदर ऐसे फंसा देंगे और फंसाकर बांध देंगे, तो इसको क्या कह दिया जाएगा? फत्सर रोपण यानी वेज ग्राफ्टिंग। आप देख लो, स्कंद में कैसा कट लगाएंगे? वी आकार का कट। दोबारा देखो विशेषता देखो, वेज ग्राफ्टिंग में स्कंद
और कलम दोनों का व्यास क्या होगा, समान होगा। कट कैसा लगेगा, वी आकार का लगेगा। देखो स्कंद में आपने कट कैसा लगाया, वी आकार का। कलम में कैसा बनाया आपने, कलम को उसके पूरक बनाने के लिए आपने क्या बनाई, एक फच्चर बना दी। जब आप कलम को स्कंद के पूरक काटोगे तो नीचे कैसी स्ट्रक्चर आ जाएगी, फच्चर जैसे स्ट्रक्चर आ जाएगी। और इस फच्चर को आप क्या करोगे, इसके अंदर रोप दोगे, तो उसको हम क्या कह देंगे, वेज ग्राफ्टिंग या फच्चर रोपण। ठीक है, ये दूसरी विधि हो गई। तीसरी विधि होती है मुकुट ग्राफ्टिंग। मुकुट ग्राफ्टिंग, आपने कुछ आदिवासियों के मुकुट देखे होंगे, वो ऐसे सर पर बांधे रखते हैं और यहां पर ऐसे 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 कलंगी लगाए रखते हैं। देखा है आपने मुकुट, सिर पर आधा मुकुट होता है और उस पर कलंगी लगाए रखते हैं, पंख लगाए रखते हैं, वो छोटे 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 छोटे। ऐसा मुकुट देखा है क्या आपने, जिसके ऊपर वो ऐसे ऐसी कलंगी सी लगाए रखते हैं ऊपर, सिर के ऊपर। आदिवासियों के मुकुट आपने देखे होंगे अच्छी तरह से। ठीक उसी प्रकार की ये ग्राफ्टिंग होगी। हम क्या करेंगे, ये मान लो कोई स्कंद है, यहां आपको ध्यान रखना है सबसे पहले कि इसमें स्कंद का व्यास ज्यादा होगा और कलम का व्यास क्या होगा, कम। इससे पहले जो आई थी टंग ग्राफ्टिंग और वेज ग्राफ्टिंग, उसमें कलम और स्कंद दोनों के व्यास समान थे। लेकिन यहां पर मुकुट ग्राफ्टिंग के अंदर स्कंद का व्यास ज्यादा होगा और कलम का व्यास क्या होगा, कम होगा। हम क्या करेंगे, स्कंद के अंदर कई वी आकार के गड्ढे बना देंगे, ऐसे कई गड्ढे बना देंगे, यानी पीछे की साइड में बनाएंगे, चारों तरफ बनाएंगे इसमें गड्ढे। गड्ढे ये मान लो स्कंद है तो स्कंद में चारों तरफ से गड्ढे बनेंगे, यहां पर ये गड्ढा, ये गड्ढा, ये गड्ढा, ये गड्ढा, ये गड्ढा, ऐसे चारों तरफ गड्ढे बनाने पड़ेंगे। अब क्या करेंगे, कलम जिनका व्यास कम होता है, ये मान लो कलम है, तो इनके पूरक कलम को काटकर इनके अंदर क्या कर देंगे, ऐसे कलम लगा देंगे हर जगह, और फिर इन कलमों को सभी को अच्छी तरह से बांध दिया जाएगा। इसको बोलते हैं मुकुट ग्राफ्टिंग, क्योंकि इसके ऊपर जो कलम बांधी हमने, ये कलम सारी की सारी किस प्रकार से बंध गई, जैसे मुकुट के ऊपर जो कलंगी लगाई होती है, जो पंख लगाए होते हैं, उस प्रकार से बंध गई है इसके अंदर। दोबारा देख लो एक बार फिर से। सबसे पहले क्या करेंगे, निम्न गुण वाला स्कंद लिया। अब स्कंद पर कई जगह हम क्या करेंगे, कट लगाएंगे चारों तरफ। वी आकार के कट कैसे होंगे, वी आकार के ही होंगे, चारों तरफ ऐसे वी आकार के कट लगा दिए पूरे घेरे में, पूरे वर्ताकार भाग में कट लगा दिए। अब इन वर्ताकार भागों में आप किनको फंसा दोगे, कलम को, और कलम को चारों तरफ फंसाकर आप क्या करोगे, उसको रस्से की सहायता से बांध दोगे, तो उसको अपने बोलते हैं मुकुट ग्राफ्टिंग। ठीक है, लास्ट विधि आ गई अपनी कलिका रोपण यानी बड ग्राफ्टिंग। चौथी विधि जो है वो कौन सी है, बड ग्राफ्टिंग। ये भी इसमें विशेषता ध्यान रखनी है कि कट कैसा लगेगा, टी आकृति का। बाकी तीनों के अंदर चाहे टंग ग्राफ्टिंग हो, चाहे वेज ग्राफ्टिंग हो, चाहे मुकुट ग्राफ्टिंग हो, सभी के अंदर कट कैसा लग रहा था, वी आकृति का। लेकिन इसके अंदर कट कैसा लगेगा, एकमात्र यही है जिसके अंदर कट कैसा लगता है, टी आकार का। हम स्कंद में कट कैसा लगाएंगे, टी आकृति का। ये मान लो स्कंद है, इस स्कंद में किस प्रकार का कट लगेगा, टी आकृति का कट लगेगा, ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से इसके अंदर टी आकृति का कट लगाएंगे और टी आकृति का कट लगाकर उसकी पूर्ण कलम को उसके अंदर फंसा देंगे। बाकी और कोई अंतर नहीं है, स्कंद और कलम का, स्कंद और कलम का व्यास यहां पर भी क्या होगा, समान। व्यास केवल किसमें कम ज्यादा है, मुकुट ग्राफ्टिंग में। बाकी तीनों के अंदर व्यास सेम है। आकृति केवल टी आकार की इसी में है, बाकी तीनों में वी आकृति है।
बस, और कोई अंतर नहीं, सेम उसी प्रकार से स्कंद में कैसा कट लगाएंगे, टी आकृति का कट लगाएंगे और फिर उसकी पूरक कलम को जो समान व्यास की होगी इसके अंदर फंसा दिया जाएगा। तो ये विधि होगी अपने बड ग्राफ्टिंग, और बड ग्राफ्टिंग के साथ ही समाप्त हो गया अपना कृत्रिम कायिक जनन। अब इस पाठ को एक बार फिर से दोबारा सरसरे तौर से देखो, हम बिल्कुल अंत में पहुंच चुके हैं इस पाठ के। हमने पाठ में सबसे पहले अलैंगिक जनन देखा, उसकी विशेषताएं देखी, फिर हमने अलैंगिक जनन की ही एक विधि देखी, कायिक जनन। कायिक जनन हमने दो भागों में बांट दिया, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक कायिक जनन में आपने तने के द्वारा, जड़ के द्वारा, पत्ती के द्वारा और बुलबिल के द्वारा जनन देखा। फिर हमने कृत्रिम कायिक जनन प्रारंभ किया जो कि मानव के द्वारा किया जाता है। उसमें तीन प्रमुख विधियां, कटिंग के बाद में दाब लगाना, दाब लगाने के बाद में अपन ने देखा रोपण। कटिंग में छोटे छोटे टुकड़े काटते हैं और उनको जमीन में दबा दिए जाते हैं, जबकि दाब लगाने की विधि दो प्रकार की थी, टीला दाब विधि और दूसरी थी वायु दाब लगानी। वायु दाब विधि में मैंने आपको एग्जाम्पल नहीं बताए, वो देख लो, जो पीछे रह गया, छूट गया। ये वायु दाब विधि के एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं? एग्जाम्पल है वायु दाब विधि में रबर का पादप, रबर पादप है। एक प्लांट है होली ट्री, रबर पादप, होली ट्री, और इसके अलावा मैग्नोलिया, कैमेलिया। ये जो पादप है इनके अंदर कौन सी विधि अपनाई जाती है? वायु दाब विधि अपनाई जाती है। टीला दाब विधि के अंदर चमेली और मोगरा, और इसके अंदर वायु दाब विधि में रबर, होली, मैग्नोलिया और कैमेलिया कुछ इंपॉर्टेंट पादप हैं। इसके पश्चात अपन ने रोपण विधि देखी थी। रोपण विधि किसी भी पौधे में करवाई जा सकती जो अपने आर्थिक महत्व के हैं, जिनके कलम और स्कंद आसानी से काटे जा सकते हैं, उनमें आसानी से रोपण विधि करवाई जा सकती है। रोपण विधि के भी कुछ अलग अलग टाइप थे। जैसे रोपण विधि में सबसे पहले अपन ने कौन सा देखा? टंग ग्राफ्टिंग, फिर अपन ने देखा वेज ग्राफ्टिंग, फिर अपन ने देखा मुकुट रोपण, और फिर अपन ने देखा बड ग्राफ्टिंग। ठीक है, बाकी शुरू के तीन जो है उसमें वी आकार का चीरा लगता है, और इसमें जो बड ग्राफ्टिंग थी उसमें टी आकार का चीरा लगता है। मुकुट ग्राफ्टिंग में व्यास जो है वो कम ज्यादा होते हैं, कलम छोटी होगी, जाहिर सी बात है, स्कंद आधार बड़ा होगा, और बाकी तीनों के अंदर जो है, तीनों ग्राफ्टिंग बाकी जो है उनके अंदर व्यास सेम रहता है। यहां पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि हम इनके कट इस प्रकार से लगाएंगे, कलम और स्कंद को इस प्रकार से आपस में जोड़ा जाएगा कि इनके जो संवहन उत्तक हैं, जो एधा है, कैम्बियम है और वेस्कुलर बंडल है, संवहन बंडल है, वो आपस में जुड़ जाएं, तभी उसके ऊपर कलम रोपित होगी, तभी उस पर कलम परिवर्धित होगी, वरना वो सूखकर नष्ट हो जाएगी। यानी कलम और स्कंद के संवहन उत्तक और कैम्बियम आपस में जुड़ जाने चाहिए। आप इस प्रकार से बांधोगे कसकर, चीरा भी इस प्रकार से लगाओगे, बांधोगे भी इस प्रकार से कि स्कंद और कलम दोनों के कैम्बियम और संवहन बंडल एक दूसरे से जुड़ जाएं। कुछ दिनों तक बांधे रखेंगे तो जब उनके उत्तक आपस में एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, फिर आपको वो धागा खोल देना है, उसका कोई रोल नहीं बचेगा फिर, क्योंकि वो एक नया पौधा तैयार हो गया, उनके उत्तक आपस में जुड़ गए। तो उत्तक कौन कौन से जुड़ने चाहिए? कलम और स्कंद के वेस्कुलर बंडल और कैम्बियम आपस में जुड़ जाने चाहिए। ठीक है, यदि एग्जाम्पल की बात की जाए तो अमरूद, सेब, चेरी, इन सभी के अंदर, जो आपके नींबू, आम, पपीता, इन सभी के अंदर क्या करवाई जा सकती हैं? ये ग्राफ्टिंग करवाई जा सकती है। यानी बागवानी के जो पौधे हैं, बागवानी के पौधों में आप क्या कर सकते हो? ग्राफ्टिंग करवा सकते हो। तो एग्जाम्पल इनके अलग अलग नहीं होंगे। आप कहोगे सर वेज ग्राफ्टिंग का एग्जाम्पल कौन सा होगा, इसका एग्जाम्पल कौन सा होगा, टंग ग्राफ्टिंग का एग्जाम्पल कौन सा होगा? अलग अलग एग्जाम्पल नहीं है, ये तो आप चाहो उसी प्रकार से ग्राफ्टिंग कर सकते हो।
लेकिन यदि टोटल रोपण के एग्जाम्पल देखे जाएं तो रोपण के एग्जाम्पल जो बागवानी में आप काम में लेते हो पौधे कौन कौन से, सेब, अमरूद, संतरा, नींबू, आम, ये सब इनके अंदर ग्राफ्टिंग करवाई जा सकती है। इस पाठ का अंतिम टॉपिक है अपने पीढ़ी एकांतरण। पीढ़ी एकांतरण, जनन का टॉपिक जो सामान्य जानकारी थी पहले पाठ की वो समाप्त हो चुकी है। पहले पाठ में अब एक टॉपिक बचा है, कौन सा, पीढ़ी एकांतरण। यदि हम देखें पीढ़ी एकांतरण को तो आपको पता होना चाहिए, हमने पादपों को पढ़ा है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये आप जानते हो क्लासिफिकेशन पादपों का है। इसमें शुरू के जो तीनों हैं, पीढ़ियां दो टाइप की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद। हालांकि आप लोगों को मैं 11वीं क्लास में ये करवा चुका हूं, ध्यान रखिएगा पीढ़ी एकांतरण में पीढ़ियां दो टाइप की होती हैं। कोई भी पौधा उसमें दो पीढ़ियां आएंगी, युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद, और इन्हीं के मध्य एकांतरण होता है। एकांतरण का मतलब एक बार युग्मकोद्भिद आ गई, उसके बाद बीजाणुद्भिद आएगी, फिर उसके बाद युग्मकोद्भिद आएगी, फिर उसके बाद बीजाणुद्भिद आएगी। यानी युग्मकोद्भिद से बीजाणुद्भिद उत्पन्न होंगे और बीजाणुद्भिद से क्या उत्पन्न होंगे, युग्मकोद्भिद उत्पन्न होंगे। होते क्या है ये, नाम देखो, युग्मकोद्भिद यानी ऐसे स्ट्रक्चर जिससे युग्मक उत्पन्न होते हैं, वो युग्मकोद्भिद। ऐसे स्ट्रक्चर जिससे बीजाणु उत्पन्न होते हैं, जिससे बीजाणु उत्पन्न होते हैं उसको क्या बोलते हैं, बीजाणुद्भिद। जिस स्ट्रक्चर पर बीजाणु उत्पन्न होंगे वो बीजाणुद्भिद। आमतौर पर जो पौधे का आपको हिस्सा दिखाई देता है, जड़, तना, पत्ती, वो होता है बीजाणुद्भिद। और जो पुष्प दिखाई देता है, जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दिखाई देते हैं, वो होता है युग्मकोद्भिद। बीजाणुद्भिद हमेशा द्विगुणित होगा, लगभग, अपवादों की बात अलग है, कंडीशन की बात अलग है, लेकिन बीजाणुद्भिद आप क्या मानोगे, द्विगुणित। और युग्मकोद्भिद को क्या माना जाता है, अगुणित। यानी जो अगुणित स्ट्रक्चर है उसे आप मान लो युग्मकोद्भिद, और जो द्विगुणित स्ट्रक्चर है उसको आप मान लो बीजाणुद्भिद। जो शुरू के तीनों हैं, कौन कौन से, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये तीनों, इनके अंदर शुरू के जो दो हैं, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा, इनके अंदर युग्मकोद्भिद पीढ़ी ज्यादा विकसित होती है। टेरिडोफाइटा में युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद दोनों ही स्वतंत्र, दोनों ही बराबर की होती हैं, जबकि अंतिम जो दोनों हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इनमें बीजाणुद्भिद ज्यादा श्रेष्ठ होती है, ज्यादा दीर्घजीवी, ज्यादा प्रभावशाली, डोमिनेंट होती है। कौन सी, बीजाणुद्भिद। अपने कौन सा पढ़ रहे हैं, एंजियोस्पर्म। पीढ़ी एकांतरण अपने किसमें देख रहे हैं, एंजियोस्पर्म में। पीढ़ी एकांतरण किसमें देख रहे हैं, एंजियोस्पर्म में देख रहे हैं। यानी आवर्त बीजी का पीढ़ी एकांतरण परीक्षा में आ जाए 2 नंबर में, आवर्त बीजियों का पीढ़ी एकांतरण बताइए, तो क्या करोगे आप। अपने को पता है कि एंजियोस्पर्म में प्रमुख पीढ़ी कौन सी है, बीजाणुद्भिद। अंतिम है ना, अंतिम वाले में, अंतिम दोनों में कौन सी होगी, बीजाणुद्भिद। शुरू के दोनों में कौन सी होगी, युग्मकोद्भिद। तो अंतिम है, तो अंतिम में तो सबसे प्रमुख पीढ़ी कौन सी है, बीजाणुद्भिद। बीजाणुद्भिद मतलब जड़, तना, पत्ती वाली स्ट्रक्चर, ये कैसी होगी, द्विगुणित होगी। और बीजाणु उद्भिद स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, जिससे बीजाणु उत्पन्न होते हैं। इस स्ट्रक्चर से क्या उत्पन्न होंगे, बीजाणु। कौन कौन से बीजाणु, लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु।
आप जब पढ़ोगे युग्मकोद्भिद, बीजाणुभिद, उससे आगे चलकर अपने इनका निर्माण भी देखेंगे, लघु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन, वहां पर आप इनको शब्दों को और ज्यादा समझोगे। तो लघु बीजाणु, लघु शब्द नर के लिए आता है और गुरु शब्द मादा के लिए आता है। तो लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु दोनों कैसे होंगे? अगुणित होंगे, क्योंकि इनका निर्माण बीजाणुभिद से अर्धसूत्री विभाजन की सहायता से होगा। यानी गुरु बीजाणु और लघु बीजाणु दोनों के लिए कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो ये अगुणित हो गए। लघु बीजाणु से कौन से युग्मक बनेंगे? नर युग्मक। और गुरु बीजाणु गुरु मादा के लिए आता है, तो इससे कौन सा युग्मक उत्पन्न होगा? मादा युग्मक। इससे नर युग्मक, इससे मादा युग्मक हो गया उत्पन्न। नर युग्मक और मादा युग्मक भी कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। अब नर युग्मक और मादा युग्मक के मध्य क्या होगा? निषेचन। इन दोनों के मध्य क्या हो जाएगा? निषेचन से क्या बनेगा? युग्मनज। निषेचन से क्या बनेगा? युग्मनज बनेगा। अब देखो युग्मनज कैसा होता है? द्विगुणित। अगुणित नर युग्मक, अगुणित मादा युग्मक निषेचन करके क्या बना लेंगे? द्विगुणित युग्मनज, जाइगोट बना लेंगे। अब युग्मनज उत्पन्न होकर क्या करेगा? भ्रूण बनाएगा। युग्मनज उत्पन्न होकर क्या करेगा? भ्रूण बनाएगा। चूंकि युग्मनज द्विगुणित है, इसलिए भ्रूण भी कैसा होगा? द्विगुणित होगा। विभाजन कैसे होंगे? समसूत्री विभाजन होंगे। और ये भ्रूण किसका निर्माण कर लेगा? बीजाणुभिद स्ट्रक्चर, यानी जड़ तना पत्ती वाली संरचना का निर्माण कर लेगा। तो जो आपको अगुणित दिखाई दे रहा है उसको आप रख दो किसमें? युग्मकोद्भिद में। और जो आपको द्विगुणित दिखाई दे रहा है उसको आप रख दो बीजाणुद्भिद में। यानी ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा सारा सारा किसके अंतर्गत आएगा? बीजाणुद्भिद के अंतर्गत आएगा। और ये हिस्सा किसके अंतर्गत आएगा? युग्मकोद्भिद के अंतर्गत आएगा। ये हिस्सा किसमें होता है? सारा सारा पुष्प में होता है। यानी लघु बीजाणु, गुरु बीजाणु, नर युग्मक, मादा युग्मक किसमें होंगे? पुष्प में होंगे। तो पुष्प कैसा होता है? युग्मकोद्भिद होता है। और जड़ तना पत्ती वाली स्ट्रक्चर वो क्या होती है? बीजाणुद्भिद होती है। ठीक है। आपको क्या दिखाई दे रहा है? जीवन चक्र ज्यादा किसका है? बीजाणुद्भिद का। छोटा जीवन चक्र किसका है? युग्मकोद्भिद का। आश्रित कौन होती है? अब मान लो जड़ तना पत्ती पुष्प पर आश्रित होती है, पुष्प जड़ तना पत्ती वाले स्ट्रक्चर पर आश्रित होता है। जाहिर सी बात है, फूल लगता है उसके ऊपर, पौधे के ऊपर। तो पुष्प जो है यानी युग्मकोद्भिद स्ट्रक्चर जो है वो आश्रित होती है, और जो बीजाणुद्भिद स्ट्रक्चर होती है वो स्वतंत्र जीवी, स्वयंपोषी, प्रभावी होती है। तो बीजाणुद्भिद कैसे हैं? दीर्घजीवी, स्वतंत्र जीवी, प्रभावी और द्विगुणित होते हैं। जबकि युग्मकोद्भिद स्ट्रक्चर कैसी है? अगुणित, अल्पकालिक, अल्पजीवी और आश्रित होती है, स्वयंपोषी नहीं होती है। तो ये है पीढ़ी एकांतरण। यानी बीजाणुद्भिद आएंगे, फिर युग्मकोद्भिद आएंगे, फिर बीजाणुद्भिद, फिर युग्मकोद्भिद। इस प्रकार से ये पीढ़ी एकांतरण एंजियोस्पर्म में चलता रहता है। और इसी के साथ आपका 12th क्लास बायोलॉजी का पहला लेसन समाप्त हुआ। कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि किस किस ने पढ़ा है लेसन और कितना आप लोगों को समझ में आया। धन्यवाद।